अम्ल व क्षार सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक हम उठा रहे हैं आज, अम्ल व क्षार का। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं अम्ल। किसी विलयन का pH का मान 5 है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों H+ का सांद्रण होगा 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। 0 से 3.5 pH वाले विलयन की प्रकृति होती है। प्रबल अम्ल 10.5 या pH वाली प्रकृति होगी। क्षार नींबू का pH 2.5। किसी विलयन का pH का मान 7 हो तो उसकी प्रकृति होगी उदासीन। pH का मान 0 से 14 तक होता है। 7 का उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षारीय। दंत मंजन की प्रकृति है क्षारीय, pH 8। pH स्केल की खोज किसने की? S.P. सोरेनसन। शुद्ध जल का pH 7। आमाशय का पाचन रस का pH 1.5 होता है। यह तनु हाइड्रोजन अम्ल होता है। ठीक है, ये आपके पास में 10 जो क्वेश्चन थे वो अम्ल व क्षार के थे। अब इसी में सामान्य विज्ञान में दूसरा टॉपिक हम उठाते हैं, धातु तथा अधातु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। निम्न में से धातुओं का भौतिक गुण है। इसमें तन्य जो होती है, तन्य धातु होती हैं, उनकी एक छोटी जैसे रस्सी नुमा बनाने के जो जितनी ज़्यादा लंबी खींच सकती है उस बात को हम बोलते हैं तन्यता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धातुओं का भौतिक गुण है सामान्य ताप पर ठोस, अघातवर्धनीय, ऊष्मा, विद्युत की सुचालक। निम्न में से वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। प्लेटिनम, निकल, कोबाल्ट, लोहा अत्यंत कठोर धातुएं हैं। ये भी आप याद रखना। धातुओं पर आघात करके पतली चादरों का निर्माण किया जा सकता है। धातुओं का यह गुणधर्म कहलाता है अघातवर्धनता। विद्युत की सबसे सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट, जिससे कि पेंसिल बनती है, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा का कुचालक है? सीसा, मरकरी। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा तथा विद्युत की चालक व पारा तथा सीसा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यह अपवाद के स्वरूप होता है। सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है टंगस्टन। धातुओं का किसी ठोस से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करने का गुण कहलाता है ध्वन्यात्मकता। निम्नलिखित में से धातुओं का रासायनिक गुण नहीं है। इसमें निम्न विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगर कोई दूसरा ऑप्शन अगर होता तो वो हम देखते, लेकिन इसमें 3 ही ऑप्शन है। क्या कारण है कि धातुएं अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती हैं? अपूर्ण अष्टक का होना। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। हवा के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ जाती हैं, इसलिए इनको अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन के अंदर रखा जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु निम्न में से कौन सी है? सीजियम। अधातु तत्व क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? स्वर्ण, Au, प्लेटिनम, Pt। ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में विलय होते हैं वे जल में घुलकर निर्माण करते हैं क्षार का। मैग्नीशियम धातु सामान्य एवं शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करती है। अभिक्रिया नहीं करती है, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये भी याद रखना कि शीतल जल में और गर्म जल के अंदर क्या क्या फर्क होता है। तांबा, चांदी तथा स्वर्ण आदि धातुएं कहलाती हैं क्योंकि जल तथा तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके निर्माण करते हैं। इसका आंसर होगा लवण, हाइड्रोजन गैस। 2Na + 2HCl 2NaCl मतलब नमक प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाती है। KNaCaMgAl धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम क्या है? इसका घटता हुआ क्रम भी इसी तरह से जैसे ये आंसर क्वेश्चन में था, और नीचे आपको दिया गया है पूरा इसका। धातुएं KNaCaMgAl Zn Fe Pb HCu Hg Ag Au। इलेक्ट्रिक हीटर तथा
इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, निकल 55 से 60, क्रोमियम 20 और आयरन 20 से 25% होता है इसके अंदर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंट होता है 0%, कॉपर 50, जिंक 35, निकल 15। उपयोग बर्तन में, नल में, etc। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? कांसा या कांस्य। तांबा 88, टिन 12%। उपयोग सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? आस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। आतिशबाजी में किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण होता है। गहरा लाल रंग स्ट्रोंशियम एसआर की उपस्थिति में होता है। टांका एक मिश्र धातु है। टिन 60% प्लस सीसा 50% धातु को जोड़ने में। निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट Al2O3, ये NH2O। उसके अंदर ही आप देखिए प्रकाश के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकाश का कणिका सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया? न्यूटन ने 1960 ईस्वी में। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? हाइगेन 1668 ईस्वी के अंदर। इनके अनुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? मैक्सवेल 1887 ईस्वी के अंदर दिया गया था। सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन किसने दिया? लेनार्ड तथा होलबोस्क। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के क्वांटीकरण की अवधारणा निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? मैक्स प्लॉक। इसमें कांच का 1.2 × 10⁸, तारपीन तेल का 2.04 × 10⁸, निर्वात में 3.3 × 10⁸, और जल के चाल, प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸। विद्युत बल्ब निम्न में से उदाहरण हैं? प्रदीप्त वस्तुओं का। अंधेरे में घड़ी के डायल का चमकना प्रकाश की उत्पत्ति की घटना का विशिष्ट नाम है। स्फुरदीप्ति। सड़क पर लगे यातायात संकेतों का चमकना प्रतिदीप्ति। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I व परावर्तन कोण R के मध्य संबंध है। इस चित्र में जैसे कि आप देख सकते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होगा, इसलिए कोण I बराबर कोण R दोनों इक्वल होंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु होती है। तो ये सारे सही होंगे। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, अंदर की तरफ परावर्तन पृष्ठ है इसका। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस F दूरी के मध्य संबंध होता है, R बराबर 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तथा प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर हो तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा बनेगा। सेविंग दर्पण में निम्न में से कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च में, सौर पट्टियों में। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को व्यक्त किया जाता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। वाहनों के साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण। कोई बिंब किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो बताइए कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने? 60 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता M ज्ञात करने का सूत्र होता है M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। निम्नलिखित में प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? हीरे का चमकना। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में निम्न में से कौन सा लेंस दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। 25 सेंटीमीटर से कम वस्तुओं की स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब दूरदृष्टि दोष का मतलब है पास की वस्तु नहीं दिखाई देंगे और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी। उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में निम्न में से कौन सा लेंस दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस। इसके अंदर पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसको मायोपिया भी कहते हैं। केरोसिन
1.50, जल 1.33, ग्लिसरीन 1.47, हीरा 2.42। इसमें असमृद्ध मतलब सही कौन सा नहीं है, तो इसमें केरोसिन जो बता रखा है वो गलत है, 1.5 नहीं होता है, बाकी सारे एक्यूरेट हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर D बराबर 1/f। हीरे के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 24.41 डिग्री। ये आपकी जनरल साइंस की क्लासेस थी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत में किस तरह से प्राकृतिक आविष्कार हुआ था, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अगर किसी जॉब की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई कर रहा है वो, इससे क्या आपका जनरल साइंस वीक है तो वो सही हो जाएगा, ताकि कल को आपके बच्चे अगर आपको कुछ पूछें तो आप उसकी जानकारी दे सकते हो। धन्यवाद।